नमस्कार। हिंदी राज क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हिंदी भाषा, व्याकरण और लिपि के परिचय के भाग 3 का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। इसके बाद ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा जो आपको नहीं आता हो। पिछले 2 भागों में आपने भाषा और लिपि से संबंधित सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। अब आज इस वीडियो में हम आपको तथ्यात्मक जानकारी देने वाले हैं। हिंदी भाषा के बोलियों के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। हिंदी भाषा का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसकी 5 उपभाषाएं हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, और इनकी 22 बोलियां हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी की बोलियां 6 हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और दक्खनी। इसके बाद आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां बोली जाती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर आती है राजस्थानी, जो राजस्थान में बोली जाती है। इसमें 7 मुख्य बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, वागड़ी और मालवी। इसी तरह से पहाड़ी प्रदेशों में बोले जाने वाली जो उपभाषाएं हैं वो पहाड़ी है, जिनकी बोलियां हैं गढ़वाली, कुमायूनी और पश्चिमी पहाड़ी। ये 3 है बोलियां। बिहारी में भोजपुरी, मैथिली और मगही, ये 3 बोलियां मुख्य रूप से बोली जाती है। यानी व्यवहार में तो बोलियां ही बोली जाती है, लेकिन उपभाषाएं जो है इनके केवल एक क्षेत्र का वर्गीकरण के लिए इनको ऐसा बांट दिया गया है ताकि इन्हें समझने में आसानी हो। इन बोलियों के मेल से ही बनी हुई हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था। ये मुख्य रूप से 22 हैं, लेकिन हम 3 ऐसी बोलियां हैं जो मुख्य रूप से हमारे हिंदी साहित्य में काम आती है, तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं। यदि आपको सारी बोलियों के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। मैं आपके लिए बोलियों से संबंधित एक अलग वीडियो बना दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये दिल्ली के उत्तर पूर्व, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, देहरादून, सहारनपुर, अंबाला और जगाधरी में बोली जाती है। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे इसको हिंदुस्तानी भी बोलते हैं, कोरवी भी बोलते हैं और इसको सरहिंदी भी बोलते हैं। इसमें लोक साहित्य बहुत रचा गया है। इसके पवाड़े बहुत प्रसिद्ध हैं क्योंकि ये गेय होते हैं जो आज भी इन प्रदेशों में गाए जाते हैं। तो मानक हिंदी का जो विकास हुआ है वो इसी खड़ी बोली से हुआ है। दूसरी हम ब्रज भाषा को देखते हैं। ब्रज भाषा में ब्रज क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है, इसका क्षेत्र है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद और राजस्थान का भरतपुर और धौलपुर जिला इसमें आता है। मध्यकाल में ब्रज भाषा को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली थी। मध्यकाल में यह सूरदास, नंददास, रसखान, घनानंद, बिहारी, केशव जैसे महान कवियों की भाषा थी। और आधुनिक काल में भी देखें तो भारतेंदु, जगन्नाथ रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, इस तरह के कवियों ने इन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखी। इस भाषा का प्रमुख गुण इसका माधुर्य है, इसीलिए इसमें जो पद लिखे गए ना, उसमें एक अलग ही मिठास है। तो ब्रज भाषा का भी क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, इसका साहित्य भी बहुत भरपूर है। तीसरा हम देखते हैं अवधी भाषा को। अवध प्रदेश की होने के कारण इसका नाम अवधी भाषा पड़ा था। अवध प्रदेश का मतलब है फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, फैजाबाद और प्रतापगढ़, इन सभी ज़िलों में ये बोली जाती है। ये साहित्यिक दृष्टि से भी बहुत समृद्ध है क्योंकि इसमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी और जायसी ने पद्मावत जैसे महाकाव्य की रचना करी थी। इस भाषा में और भी बहुत सारे कवियों ने रचना की, जिन्होंने भक्ति से संबंधित पद लिखे और सूफी काव्यों से संबंधित भी इसमें बहुत काव्य उपलब्ध है। इस समय इन 3 मुख्य बोलियों का ही मैं वर्णन कर रही हूँ।
आगे हम चलते हैं लिपि के बारे में। भारत की प्राचीन लिपियों में सबसे प्राचीन तो सैंधव लिपि को माना जाता है। इसी से भारत की दो प्राचीन लिपियां निकली थी, एक तो ब्राह्मी लिपि और दूसरी खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और थोड़ी क्लिष्ट भी थी, इसलिए ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी। और जो ब्राह्मी लिपि थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जैसे कि आज हमारी हिंदी में लिखी जाती है। क्यों ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। तो ब्राह्मी लिपि में दो शैलियाँ प्रचलित थी, एक तो उत्तरी शैली जो उत्तर भारत में थी और एक दक्षिणी शैली जो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध थी। दक्षिणी शैली में यदि हम देखें तो तेलुगु लिपि, कन्नड़ लिपि, तमिल लिपि, कलिंग और मलयालम लिपि जैसी लिपियाँ लिखी गईं। तो इसी से इनकी भाषाओं के भी नाम पड़ गए, जैसे तेलुगु लिपि यानी तेलुगु भाषा, कन्नड़ लिपि कन्नड़ भाषा जो कर्नाटक में चलती है। तो इस प्रकार से ये दक्षिणी शैली का विकास दक्षिण भारत में होता गया। दूसरी शैली थी हमारी उत्तरी शैली जो उत्तर भारत में लिखी गई। गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि और नागरी लिपि इस उत्तरी शैली से ही विकसित लिपियाँ हैं। नागरी लिपि ये वही लिपि है जिसे हम प्राचीन नागरी कहते हैं और इसी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। इसके अलावा बंगला लिपि और गुजराती लिपि का भी इस लिपि से विकास, इस शैली से विकास माना जाता है। इसके बाद हम कुछ लिपियाँ और भाषाओं को देख लेते हैं कि कौन कौन सी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई। तो देवनागरी लिपि में पाली, प्राकृत और अभ्रंश ये प्राचीन समय में लिखी जाती थी। उसके बाद इसका प्रचलन कम हो गया, फिर संस्कृत का प्रचलन बढ़ा, फिर संस्कृत का प्रचलन भी कम हो गया, फिर अब हिंदी भी हम बोलते हैं। तो ये भाषाएं हमारी देवनागरी लिपि की है। इसके अलावा मराठी, नेपाली और कोंकणी भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, इसीलिए इन भाषाओं को हमारे लिए सीखना थोड़ा आसान हो जाता है। दूसरी है फारसी लिपि जो उर्दू भाषा के लिए काम में ली गई। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा के लिए और रोमन लिपि अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, स्पेनिश और इतालवी भाषाओं को लिखने में काम आती है। अरबी लिपि अरबी भाषा के लिए काम आती है और सिरिलिक लिपि रूसी भाषा के लिए, चीनी लिपि चीनी भाषा के लिए काम में ली जाती है। तो इस प्रकार से कुछ ये लिपियां हैं मुख्य मुख्य, जिनकी कुछ भाषाएं हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि कई विद्यार्थी मुझसे पूछते रहते हैं कि मैडम आप ये बताओ मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा क्या होती है, इनमें तीनों में अंतर क्या होता है। तो आज हम थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृभाषा यानी बालक की पारिवारिक भाषा, जो परिवार में वो सीखता है, जो सबसे पहले अपनी माता से वो सीखता है। उसके बाद वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है परिवार के सदस्य उसे सिखाते जाते हैं, इसलिए वो स्वाभाविक प्रक्रिया से सीखी जाती है। समय के साथ मातृभाषा अन्य भाषाओं को सीखने में भी का माध्यम भी बनती है। वो कैसे कि जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमें अंग्रेजी सीखनी है, तो हम हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी भाषा को भी सीख पाते हैं। यदि मातृभाषा में ही अगर बालक को शिक्षा दी जाती है तो ये बहुत सर्वाधिक अनुकूल होता है, बहुत अच्छा रहता है। इससे वो कोई भी भाषा को बहुत जल्दी सीख पाता है। दूसरा हम देखते हैं राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उसे कहेंगे जो वहाँ के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती है। बहुसंख्यक लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं, उसी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। जब कोई भाषा इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो बहुत बड़े भूभाग में बोलने लग जाते हैं लोग, तो वो राष्ट्रभाषा बन जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है क्योंकि वह बहुजन की भाषा है, यानी कि ज़्यादातर लोग राष्ट्रभाषा इस हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है, वहाँ केवल राजभाषा का उल्लेख है। तो इसीलिए हमें राजभाषा के बारे में भी जानना जरूरी है। राजभाषा से तात्पर्य है, ये राष्ट्रभाषा गलत लिख गया है, यहाँ राजभाषा आएगा।
देश के संविधान द्वारा स्वीकृत वह भाषा जिसमें संघीय सरकार अपना कामकाज करती है। यानी कि हमारे देश की सरकार जो जिस भाषा में कामकाज अपना करती है, अपने आदेश वगैरह देना करना सब जिस भाषा में करती है उसी को राजभाषा कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी स्वीकृत भाषा हिंदी है और संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के भाग 17 में, याद रखिएगा, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक ये राजभाषा संबंधित प्रावधान किए थे, जिसमें ये बताया था कि हमारी सरकारी कामकाज की भाषा यानी कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। किंतु इसमें कुछ बाधा थी, क्योंकि दक्षिण भारतीय जो राज्य थे वहाँ पर हिंदी कम ही प्रयोग में आती है और वहाँ के लोग हिंदी कम ही समझ पाते हैं। इसीलिए 15 वर्षों के लिए ये भी प्रावधान कर दिया गया कि वहाँ पर अंग्रेजी का प्रयोग प्रचलित रहेगा। इस तरह से 3 तरह के श्रेणी के राज्य बनाए गए। जैसे कै श्रेणी के राज्य जो था उसमें तो केवल हिंदी में काम होगा, ख श्रेणी में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में काम होगा, और जो गै श्रेणी के राज्य थे उसमें केवल अंग्रेजी में काम होगा जब तक कि वहाँ के लोग हिंदी भाषा समझ नहीं जाते। तो इस तरह से हालांकि ये 15 वर्षों के लिए प्रावधान था, किंतु उसके बाद हिंदी विरोधी आंदोलन हुए और इस कारण से हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही आज राजभाषा के रूप में हमारे यहाँ प्रतिष्ठित हैं और राजकार्य दोनों ही भाषाओं में किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राजभाषा और राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है। इतना समझने के बाद अंतर भी हमें आसानी से समझ में आ सकता है। जैसे राष्ट्रभाषा तो जन सामान्य की भाषा हो गई और राजभाषा राजकीय कार्यालयों की भाषा हो गई। जो राष्ट्रभाषा है उसमें शब्दावली सहज होती है, सरल होती है और विभिन्न तरह की बोलियां इसमें विकसित होती रहती है। और राजभाषा जो है ये एक मानक रूप होता है, इसमें एक तकनीकी शब्दावली होती है, इसमें तय कर दिया जाता है कि कौन से शब्द किस तरह से लिखे जाएंगे, उसी को शुद्ध माना जाता है। राष्ट्रभाषा है ये जनता की भाषा होती है, जबकि राजभाषा प्रशासक वर्ग की भाषा होती है। जो राजभाषा है उसमें प्रयोग उन्मुक्त होता है, अनौपचारिक व्यवहार होता है। इसका मतलब ये होता है कि लोग अपने हिसाब से, अपनी बोलियों के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता, लेकिन राजभाषा में निर्धारित मानक रूप होता है, इसीलिए इसको औपचारिक भाषा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर भी देखा और ये इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करने जा रही हूँ और यहीं पे हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। इसमें यदि आपको प्रश्न उत्तर भी करने हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं एक प्रश्नोत्तर का वीडियो भी इसमें डाल दूँगी। आप जब ये तीनों वीडियो को देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा कि जो आपसे हल नहीं हो रहा हो। आप खुद आजमा के देख लीजिएगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।